नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर का साइंस बुक सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बुक जो है सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह 2023-24 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की 7 पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन बैंक प्रीवियस क्वेश्चन MCQ दिया गया है। तो यह सभी टॉपिक और प्रीवियस क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़कर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर और आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन है पहला नंबर। टॉपिक क्या है? उत्सर्जन तंत्र। क्या है? उत्सर्जन तंत्र। आज इसको कंप्लीट कर देंगे। 6 तक पढ़ा दिए हैं। कहाँ तक? 6 तक। तो क्या है? 7। पार्ट नंबर कितना है? 7 है। तो 7 है और उत्सर्जन तंत्र है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे अपडेट मिल सके आप लोगों को। इसमें पर डे क्लास कराया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो किताब मान लिया कि SK झा सर को जो पढ़ा रहे हैं बुक, ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बेस्ट बुक है। और तो आप लोग इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तो बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी आप लोग बने रहिएगा। आप लोग को नोटिफिकेशन समय समय से मिलते रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर चलिए। क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। क्या है? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? अंगों का वैसा समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया में सहायता करते हैं। क्या है? अंगों का वैसा समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया में सहायक करते हैं, उसे उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जल, नमक, ग्लूकोज। क्या है? जल, नमक, ग्लूकोज शरीर में जमा होने पर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या? जल, नमक, ग्लूकोज शरीर में जमा होने पर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। शरीर से क्या होता है? बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट। शरीर में दैनिक कार्यों के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे CO2, NH3, यूरिया, NH2CO, NH2 यूरिया एसिड तथा क्या? बिलीरुबिन ETC। ये जितने भी है वो क्या होता है? हानिकारक पदार्थ निर्माण होता है शरीर में। ठीक है। दैनिक कार्यों के दौरान कभी कभी शरीर के लिए जरूरी पदार्थ का आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज ETC इत्यादि।
नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखा जाता है। इस क्रिया को होम्योस्टैसिस समस्थैतिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे क्या है ओस्मोर्गुलेशन वाटर सॉल्ट बैलेंस। क्या है इसमें जीवों के द्वारा किया गया वह कार्य जिससे शरीर में जल तथा लवण की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन को संतुलित किया जाता है और ओस्मोर्गुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में ओस्मोर्गुलेशन की क्रिया किडनी द्वारा संपन्न होती है, जबकि एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओस्मोर्गुलेशन की क्रिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचन धमनी द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? संकुचन धमनी द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट तो आगे चलिए, जल की आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ पहला है जलीय जंतु में क्या है मछली, अमीबा, अमोनिया। क्या क्या आता है? मछली, अमीबा और अमोनिया। केंचुआ, मेढक, स्तनधारी, यूरिया, ये सब क्या है? जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ होता है। केंचुआ, मेढक, स्तनी, यूरिया। और सरीसृप, कीट, पक्षी, यूरिक अम्ल, ये सब जो है जंतुओं में उत्सर्जित अम्ल है। नेक्स्ट मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्सर्जी अंग तो आ जाएगा मुख्य उत्सर्जी अंग हो जाएगा वृक्क या गुर्दा, किडनी, यूरिन, मूत्र। आ गया जी सहायक उत्सर्जी अंग। सहायक उत्सर्जी अंग में क्या होता है? त्वचा, स्किन होता है, पसीना, क्या स्वेट होता है, यकृत, लीवर होता है, यूरिया एंड बाइल पिगमेंट। आगे है फेफड़ा, लंग्स, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प होता है। आगे बड़ी आंत, अवशेष पदार्थ जैसे Ca, भारी धातु। तो प्यारे दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर इंग्लिश में कहीं अगर गलती अगर हो जाए मिस्टेक से तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं पढ़ा देता हूँ और उतना नॉलेज है इंग्लिश का। तो आप लोग अगर कहीं मिस्टेक से अगर थोड़ा अगर गलती अगर हो जाए इंग्लिश में तो आप माफ़ कीजिएगा, है ना। कि इंग्लिश बोर्ड से CBSE से मैं नहीं हूँ, मैं बिहार बोर्ड से हूँ। बिहार बोर्ड से सभी क्लास जितना भी पढ़ाई किया हूँ बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया हूँ। तो बिहार बोर्ड वाला के जानवे करते हैं इंग्लिश आता है, ऐसा बात नहीं कि इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन है काम चले भर आता है ना। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर मिस्टेक अगर हो जाए तो आप लोग माफ़ करने का कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ तक हो गया ना, यकृत, लीवर, यूरिया एंड बाइल पिगमेंट हो गया, फेफड़ा, लंग्स हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प हो गया, और नेक्स्ट हो गया बड़ी आंत, अवशेष पदार्थ जैसे Ca, भारी धातु। नेक्स्ट पर आ जाइए आप लोग।
नेक्स्ट आ जाइए, क्या है आगे, क्या है, वृक्क या गुर्दा किडनी। क्या है, वृक्क या गुर्दा किडनी। गुर्दा को ही क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है या वृक्क, तीनों नाम एक ही है। इंग्लिश में नाम क्या होगा, किडनी, और हिंदी में नाम होगा वृक्क या गुर्दा। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज, सेम होता है ना, सेम के बीज की तरह होती है। सेम जिसको हम लोग बोलते हैं सेम, जो खाते हैं सेम, उसमें बीज होता है, सेम के बीज की तरह होता है आकार उसका। ठीक है ना। किडनी का औसतन वजन 140 से 150 ग्राम होता है। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट भी आई है। अगर पूछ देगा कि किडनी का औसतन वजन कितना होता है तो 140 से 150 ग्राम होता है। ठीक है। पुरुष में 125 से 170 ग्राम पुरुष में किडनी का वजन होता है। बीच और महिलाओं में 115 से 125 ग्राम के बीच होता है। महिला में कितना होता है, 115 से 120 के ग्राम के बीच होता है। पुरुष में 125 से 170 के बीच में होता है। ठीक है। तो आगे हैं, नेक्स्ट आइए, किडनी के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। तो किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना तथा रक्त का छानना होता है। किडनी का बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की आंतरिक संरचना 2 भागों में विभाजित होती है। बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स तथा अंदर वाला भाग मेड्यूला। क्या कहलाता है, बाहर वाला भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला भाग को मेड्यूला कहलाता है, मेड्यूला कहते हैं। नेक्स्ट, देखिए क्या है, यहाँ ये जो है किडनी है, 2 भाग में है, एक इधर है एक इधर है, 2 को किडनी है। तो इधर वाला भाग को क्या कहते हैं, क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है। और इसको जो बगल वाला ऐसे जो घिसटा हुआ है यहाँ है, इसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियरी। क्या है, पेरिटोनियरी। और इसको यहाँ इसको जो है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं यहाँ जो है, यहाँ पे जो है इसको मेड्यूला बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ क्या है, पैरामाइड है। क्या है, पैरामाइड। और ये जो है यहाँ से यहाँ जो आया है ये पाइप की तरह, इसको बोलता है यूरेटर। क्या, यूरेटर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ है जो। तो आप समझ गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ जो है इसको ये जो है इस सलगम की तरह ये जो आकार है, सलजम की तरह ये आकार है, देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये है यूरिनरी है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी, इसमें जो है पेशाब जिसको मूत्र बोलते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में इसमें क्या होता है कि इसी में आकर जमा होता है। जब इस फुल हो जाता है, जब इसको इसमें क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में जब मूत्र जो है पेशाब जब फुल हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, बाहर की ओर, जब यहाँ फुल होने के बाद क्या होता है उसको बाहर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉर्टेक्स वाले भाग में कुछ तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। कॉर्टेक्स वाले भाग में कुछ तंतुनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहलाता है, पैरामाइड कहा जाता है। क्या, पैरामाइड कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक किडनी से एक नलीनुमा संरचना बाहर निकलती है। प्रत्येक किडनी से एक नलीनुमा संरचना बाहर निकलती है जिसे यूरेटर कहा जाता है। क्या, यूरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट, धमनी आर्टरी
धमनी जो है आर्टरी के द्वारा रक्त किडनी में प्रवेश करता है, जो छनने के उपरांत वापस शरीर में लौट जाता है और हानिकारक पदार्थ यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लडर में जमा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते मूत्र त्याग। क्या है? मूत्र त्याग जो है यूरिनेशन के द्वारा हानिकारक पदार्थ यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है, जो है उसमें जहाँ यूरिनरी में रहता है, जो वहाँ रहता है थैली में जो पेशाब जमा रहता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। किडनी का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या? नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आगे है किडनी में स्टोन। किडनी में जो स्टोन होता है उसके Ca ऑक्सलेट कारण होता है। किसके कारण? Ca ऑक्सलेट के कारण किडनी में स्टोन होता है। ठीक है। किडनी की आकृति 11x5x3 सेंटीमीटर होता है। 11x5x3 सेंटीमीटर किडनी की आकृति होता है। आगे है प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 से 12 लाख होती है। नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? 10 से 12 लाख होती है। नेक्स्ट नेफ्रॉन के द्वारा ही रक्त को छानने का कार्य संपन्न होता है। नेफ्रॉन के द्वारा ही रक्त की किसका? रक्त ब्लड को छानने का कार्य संपन्न होता है नेफ्रॉन के द्वारा ही। ठीक है। संरचना तथा कार्य नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है। किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट रक्त को छानने संबंधी कार्य नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न है। इसकी 3 क्रियाएं इस प्रकार है। नेफ्रॉन की कितनी क्रियाएं? 3 है। कौन कौन है? तो पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन है। दूसरा क्या है? रिब्सोर्प्शन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है रिब्सोर्प्शन है। और नेक्स्ट है 3 नंबर में है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 नंबर में क्या है? सेक्रेशन। क्या है? सेक्रेशन है। नेक्स्ट अगला आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है? यह क्रिया क्या है? ग्लोमेरुल्स कैपिलरी नेटवर्क तथा बॉवमेन्स कैप्सूल के द्वारा संपन्न होती है। इन दोनों संरचना को सामूहिक रूप से क्या है? मैलपिघियन बॉडी और रेनल कॉर्प्यूस्कल के नाम से जाना जाता है। किसका? कॉर्प्यूस्कल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क का एक सिरे का व्यास ज़्यादा होती है, जिसे एफेरेंट आर्टरीज एट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रियोल कहा जाता है। इसी के द्वारा रक्त प्रवेश करता है, जबकि दूसरे छोर का व्यास कम होता है, जिसे एफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं, जिसके द्वारा रक्त छनने के बाद वापस शरीर में लौट जाता है। क्या होता है? छनने के बाद वापस शरीर में लौट जाता है। नेक्स्ट है व्यास में कमी होने के कारण
जैसे जैसे रक्त प्रवेश करता है ब्लड प्रेशर का नाम बहुत ऊंच हो जाता है। क्या है? व्यास में कमी होने के कारण जैसे जैसे रक्त प्रवेश करता है ब्लड प्रेशर का मान बहुत ऊंच हो जाता है। इस उच्च दाब के कारण ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क के छिद्रों द्वारा हानिकारक पदार्थ जल, लवण, ग्लूकोज, यूरिया etc. बोहमैन्स कैप्सूल्स में चले जाते हैं। इस प्रकार रक्त को छानने का कार्य संपन्न होती है। नेक्स्ट, सूक्ष्म छिद्रों द्वारा अत्यधिक दबाव में रक्त को छानने की क्रिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट, पुनः अवशोषण मतलब रीअब्सॉर्प्शन। क्या? रीअब्सॉर्प्शन। तो ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पुनः अवशोषण। क्या? पुनः अवशोषण होता है ना। रक्त को छानने के दौरान रक्त में मौजूद जल की अतिरिक्त मात्रा के साथ ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ भी बोहमैन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने पर शरीर को नुकसान होता है। इसलिए पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टैब्यूल के द्वारा इन पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यह क्रिया रीअब्सॉर्प्शन कहलाती है। क्या? रीअब्सॉर्प्शन कहलाती है। नेक्स्ट, स्त्राव। क्या? स्त्राव हिंदी में क्या? स्त्राव होता है। तो सिक्रेशन। क्या है? सिक्रेशन मतलब स्त्राव होता है। यह क्रिया डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। पीसीटी प्रॉक्सिमल। क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा पुनः अवशोषण के बाद पदार्थ लूप ऑफ हेनल के द्वारा होते हुए डीसीटी में पहुंचता है, जहां पर कुछ पदार्थ के सिक्रेशन का काम होता है, जिसमें पोटेशियम के कंपाउंड तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शामिल होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शामिल होते हैं। नेक्स्ट है सिक्रेशन के बाद सभी पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं। तब इस पदार्थ को मूत्र या यूरिन कहा जाता है। अर्थात मूत्र का निर्माण कलेक्टिंग डक्ट में होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? कलेक्टिंग डक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्या? ड्यूरेटिक। क्या है? ड्यूरेटिक सब्सटेंस वैसे पदार्थ जिसके सेवन से यूरिन में जल की मात्रा बढ़ने लगती है उसे डायूरेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायूरेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे निकोटिन, कैफीन। क्या है? निकोटिन, कैफीन, एल्कोहल etc. क्या है? एल्कोहल etc. अब आइए मूत्र यूरिन में। कहाँ? यूरिन में। तो मात्रा जो है मूत्र का 1.5 लीटर पर दिन होता है। पेशाब जो है मात्रा मूत्र का जो है पर दिन कितना होता है? बाहर निकलता है तो 1.5 लीटर। क्या है? कंपोजिशन। क्या है? कंपोजिशन जल जो है 95% होता है और यूरिया 2%। जो मूत्र बाहर निकलता है उसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है? तो 95% जल है, तो 5% में अलग है कुछ और है। तो यूरिया 2%, लवण 2%,
यूरिया लवण दोनों रहता है 2% और अन्य 1% रहता है। तो टोटल मिला के कितना हो गया कंपोजिशन 100% हो गया। तो कंपोजिशन कितना रहता है मूत्र में, यूरिया में, मूत्र में तो 95% तो जले होता है, याद हो गया। यूरिया कितना 2%, लवण 2%, अन्य 1%। क्रिएटिनाइन क्या है, क्रिएटिनाइन क्या है, क्रिएटिनाइन 1.5 mg प्रति DL होता है। यूरिन एसिड 2.4 से 7 mg DL होता है। अब आगे आ जाइए, बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन और विटामिन और एंटीबायोटिक और हाइप्यूरिक क्या है, हिप्यूरिक एसिड या सोडियम, ये सब जो है 2.6 ग्राम प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट है रंग, लाइट क्या है, लाइट येलो यूरिन का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। किसके रंग जो है लाइट येलो यूरिन का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट गठिया, गॉट क्या, गॉट यह रक्त में यूरिन एसिड की मात्रा में वृद्धि के कारण निर्मित होती है। गठिया जब होता है तो किसके कारण होता है, तो यह रक्त में यूरिन एसिड के मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण क्या होता है, गठिया रोग होता है। नेक्स्ट यह दानेदार संरचना होती है जो शरीर में जोड़ों पर जमा हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं मूवमेंट के दौरान, मूवमेंट है ना दौरान दर्द का एहसास होता है, जो क्या कहते हैं अर्थराइटिस गठिया का उत्पन्न होता है। क्या होता है, गठिया को उत्पन्न करता है। तो किसके बढ़ने के कारण, तो यहाँ आ जाइए रक्त मतलब ब्लड, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। तो ब्लड में यूरिन एसिड, देखिए यूरिन एसिड की मात्रा वृद्धि होने के कारण गठिया रोग उत्पन्न होता है। यूरिन एसिड अगर बढ़ गया तो समझिए गठिया का रोग होने का चांस रहता है। तो चलिए आगे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे है मूत्र संग्राहक वाहिनियों से बनता है। मूत्र संग्राहक जो है वाहिनियों से बनता है। नोट डायलिसिस क्या, डायलिसिस अब जब किडनी जब खराब होने लगता है तो उसको डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। तो डायलिसिस में देखिए क्या है, अपोहन किडनी से संबंधित है। इस क्रिया में रक्त किडनी के बाहर छनता है। इस क्रिया में क्या है, रक्त जो है किडनी के बाहर छनता है, तो डायलिसिस किया जाता है। किडनी प्रॉब्लम मरीज को डायलिसिस किया जाता है, ठीक है, सप्लाइया किया जाता है किडनी को, उसी को डायलिसिस कहते हैं। सप्लाइया किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, डायलिसिस। नेक्स्ट वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा अमोनिया उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक क्या, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रा, मछली, अमीबा इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अमोनोटेलिक है। नेक्स्ट वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिया का निष्कर्षण करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, है ना। नेक्स्ट वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिन एसिड निकालते हैं, यूरिन के द्वारा यूरिन एसिड निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जैसे छिपकली, ये सब क्या है, यूरिन के जब यूरिन निकलता है, ये सब को यूरिन जब पास करता है तो यूरिन पास करने के समय क्या निकलता है, यूरिन एसिड निकलता है। यूरिन एसिड सांप के भी वैसा ही यूरिन एसिड निकलता है। पक्षी कोई भी, उसको भी यूरिन एसिड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट कोरोनरी क्या है,
कोरोनरी धमनी उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, यह हृदय से संबंधित है। इस धमनी में गड़बड़ी के कारण हार्ट अटैक कहते हैं। क्या? हार्ट अटैक होता है। धमनी में उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, यह हृदय से संबंधित है धमनी। इस धमनी में गड़बड़ी जब होने लगता है तो हार्ट अटैक की खतरा होने की डर रहता है। नेक्स्ट, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चले आए हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पढ़ा देता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा पढ़ा के तो आपको समय से आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है? चलिए, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है डैश मानव में अमोनिया, डैश जो है मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कौन बदलता है? किडनी, लीवर, अग्नाशय, बड़ी आंत। कौन बदलता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो लीवर बदलता है। कौन? लीवर। याद रखिए फिर से, डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में, मानव ने अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कौन? लीवर। याद रखिएगा, जो जहरीले हैं, है ना। नेक्स्ट है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है अग्नाशय में नहीं, यकृत में, छोटी आंत में, गुर्दे में, है ना। तो यहाँ होगा यकृत, मतलब लीवर। कहाँ होगा? लीवर, LIV, लीवर में होता है, ठीक है। और यहाँ ये जो है इसको किडनी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे क्या ढकेलती है? क्या मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या? मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किसका प्राथमिक कार्य मूत्र से उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? किसका प्राथमिक कार्य जो है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो ए में हो जाएगा वृक्क, बी में हो जाएगा यकृत, सी में हो जाएगा अग्नाशय, डी में हो जाएगा छोटी आंत। तो आंसर हो जाएगा वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की संरचनात्मक इकाई है? किडनी की संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन, साइटोन, कीटोन, नेफ्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। क्या हो जाएगा आंसर? ए में हो जाएगा लीवर, बी में हो जाएगा हृदय, सी में हो जाएगा बड़ी आंत, डी में हो जाएगा त्वचा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन संबंध है श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी, उत्सर्जन तंत्र से। 8 में है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, है ना, का अंश नहीं है? क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रिएटरी सिस्टम का अंश नहीं है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? गुर्दे, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, मूत्र मार्ग। तो हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर, नेफ्रोलॉजी क्या है? नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो किडनी के साथ है। किसके साथ? किडनी के साथ जुड़ा हुआ है, गुर्दा के साथ। नेक्स्ट, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो कैंसर नहीं, दृष्टि वैषम्य नहीं, गुर्दे की खराबी, गठिया में नहीं किया जाता। गुर्दे की खराबी में क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है, याद रखिएगा, किडनी की बीमारी में। नेक्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है किससे? तो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके। तो क्या हो जाएगा? अंडकोश, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्राशय। आंसर हो जाएगा मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कह रहा है कि कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग जो है खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो किडनी है। क्या है? किडनी, गुर्दे। नेक्स्ट 15 नंबर, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मूत्र की त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं किसके कारण? तो मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ए पोषण है, बी उत्सर्जन है, सी परिवहन है, डी श्वसन है। आंसर हो जाएगा बी उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट है, डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। आंसर हो जाएगा बी मूत्र मार्ग हो जाएगा। क्या? मूत्र मार्ग। नेक्स्ट अगला है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। नेक्स्ट, बोमन संपुट से निष्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सी सही है। दोनों, एक और दो, दोनों क्या सही है। नेक्स्ट 19 नंबर में है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यूरिया होता है। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस से क्या होता है? खून की शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। क्या है? कौन सा अलग है? तो निश्चल कनिकाएं,
समीपस्थ संवलित नलिका, दूर संवलित नलिका है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है ना, बॉबमंस कैप्सूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निशल कनिका है। 22 नंबर कि इनमें से कौन सा अंग जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा अंग जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कोरोनरी धमनी। क्या है? कोरोनरी धमनी जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन कौन है? गुर्दे की धमनी, हेपेटिक शिरा और पल्मोनरी शिरा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे नहीं कि ये सब मार दीजिएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे है, निम्न में से कौन सा सही है? तो ए में हो जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बी में शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किसके माध्यम से? शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है किडनी से संबंधित है। क्या? ब्रिक, गुर्दे, किडनी तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ब्रिक से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रभावित होता है। ब्रिक से जो है किडनी से प्रति मिनट औसत जो है रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। नेक्स्ट, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जब ब्रिक कार्य जो है, जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो डी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया किसके द्वारा रक्त से ब्रिक पृथक किया जाता है? यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। किसका द्वारा? गुर्दा, किडनी के द्वारा। 28 में, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान कर बाहर करना, कई हार्मोन का स्वतंत्र करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ब्रिक पथरी पत्थर किडनी स्टोन में पाया जाता है। मानव ब्रिक जो है, मानव की किडनी जो है पथरी पत्थर किडनी स्टोन में पाया जाता है। पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट। आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पित्त के कारण नहीं, लस्सी का कारण नहीं, कोलेस्ट्रॉल के कारण नहीं, तो यूरोक्रोम के कारण होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ए परासरण, बी विसरण, सी डायलिसिस, डी सक्रिय परिवहन। तो आंसर हो जाएगा सी डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले का लूप का कार्य संबंध है किससे? उत्सर्जन तंत्र से। किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होता है। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। क्या? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने भोजन में
प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। क्या उत्सर्जित करेगा? तो अमीनो अम्ल, यूरिया, अमोनियम, यूरिक अम्ल। तो यूरिया जो है अधिक उत्सर्जन करेगा। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है। प्रोटीन अगर वो ज़्यादा लेगा, है ना, तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित क्या करेगा? यूरिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव। तो कल के लिए क्या क्लास रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा इस चैनल पर। कल के लिए कंकाल तंत्र, क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कल पढ़ाएंगे। तो कंकाल तंत्र में देखिए कितना पेज है, 1 2 पेज है, एक ऑब्जेक्टिव है, 3 4, उसके बाद आगे तो 4 पेज है। तो कल भी आधा पौन घंटा के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास यहीं तक। आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपना बताइए कि कैसा आप लोग का फीडबैक दीजिए। आप लोग कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा है तो लिखिए सही, यस सही लगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ जाते जाते कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।